In this video, we will discuss about active transport across the plasma membrane. So, today's topic is active transport. In the previous class, we have discussed about the passive transport, in which we have discussed diffusion, that is of two types, simple diffusion and facilitated diffusion, and osmosis is another type of passive transport. Today we will discuss the active transport. Active transport is that transport across the plasma membrane which requires hydrolysis of ATP. It requires energy. For example, sodium potassium ATPase. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जिसमें ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, एनर्जी का यूज़ होता है, एनर्जी कंज्यूम की जाती है किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम ATPase। तो एक हम ऐसा सेल ले लेते हैं जिसमें कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो हम बात करेंगे एक PCT सेल की, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल की। अब ये PCT क्या है? तो हमारी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ नेफ्रॉन। वो जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन कुछ इस तरह से है कि उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका रीनल कॉर्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। सो दिस पार्ट इज़ रीनल कॉर्पसल, जिसके अंदर आते हैं बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि बना है एफरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल के बीच। यहाँ पर होता है फिल्ट्रेशन, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा और जो फिल्ट्रेट है वो एंटर करता है बोमन्स कैप्सूल के कैप्सुलर स्पेस में और उसके बाद वो जाता है PCT में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो ये जो PCT सेल है ये कुछ इस तरह से होते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनमें अंदर की तरफ होती है ब्रश बॉर्डर, और ठीक है वो जो ब्रश बॉर्डर है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। तो इस तरह से PCT होती है। अंदर क्या है? अंदर है फिल्ट्रेट यहाँ पर है और यहाँ आते आते ये हो जाता है ट्यूबुलर फ्लूइड, और यहाँ पर बाहर की तरफ यह है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर कहें इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट क्या क्या है? PCT, उसके बाद लुकोफेनली, उसके बाद होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, और वो जाके मिल जाती है फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। बहुत सारी नेफ्रॉन की जो DCT है वो कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाके ज्वाइन करते हैं। तो हम इस सेल को अपटेक करेंगे, यहाँ से उठाएंगे ये सेल, इसको मैं बनाता हूँ इधर एक बड़े डायग्राम की फॉर्म में, और उसमें हम समझेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसमें हम देखेंगे कि कैसे सोडियम पोटेशियम ATPase फंक्शनिंग करता है। ठीक है, तो ये सेल मैं यहाँ बना रहा हूँ। इसकी माइक्रोविलाई जो बनाती हैं ब्रश बॉर्डर, न्यूक्लिएटेड सेल है PCT सेल। ये जो इसका सरफेस है ये एपिकल मेम्ब्रेन है और ये वाली बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है। तो जब फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पर आ जाता है बहुत सारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, ग्लूकोस, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, और कोई ड्रग यदि किसी ने ली है तो वो इनएक्टिव हार्मोन्स, ये सब आ जाते हैं यहाँ पर फिल्ट्रेट में, और फिर उनमें से होता है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन होता है इस सेल के थ्रू, PCT सेल के थ्रू। सबसे पहले PCT में तो देखेंगे कि कैसे सोडियम पोटेशियम ATPase हेल्प करता है रीएब्जॉर्प्शन में, और ये पंप करता है 3 सोडियम को पंप करके ये बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम को उठाकर वापस सेल के अंदर लेकर आता है। तो सोडियम पोटेशियम ATPase क्या करता है? ये सपोज ये सोडियम पोटेशियम ATPase है, तो ये
3 सोडियम बाहर और उसके एक्सचेंज में 2 पोटेशियम अंदर की तरफ ले आता है बाय हाइड्रोलाइजिंग एटीपी। एटीपी का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? तो एटीपी ये है एडिनोसिन और ट्राईफॉस्फेट, यानी कि 3 हाई एनर्जी बॉन्ड इसके पास होते हैं। तो फॉस्फेट क्या है? PO4 नेगेटिव, यानी कि फॉस्फेट के साथ अटैच हैं 4 ऑक्सीजन जिनके पास 3 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, तो ये है PO4 नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये जब ATP टूटता है तो ये क्या करता है? ये बनाता है ADP। यहाँ से ये वाला हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यील्ड करेगा एनर्जी, तो क्या क्या बनेगा? इसमें बन जाएगा ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इसके साथ, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ये होता है ATP का हाइड्रोलिसिस। और इस दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूज़ किया जाता है इस सोडियम को पंप करने में अगेंस्ट दी ग्रेडियंट ऑफ सोडियम। ठीक है, तो ये कैसे करता है? देखिए फंक्शनिंग कैसे होती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की, वो एक बार देख लेते हैं। तो सपोज़ ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड की बाइलेयर, इसके अंदर ये है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो अभी अंदर की तरफ खुला है। इसकी 2 कन्फॉर्मेशंस हैं। ये क्या करता है? ये 3 सोडियम के साथ और 2 पोटेशियम के साथ बाइंड करता है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? 2 ही साइड मैंने सोडियम की बनाई, 2 ही पोटेशियम की, तो 3 ही बना लेते हैं, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम। तो ये खुला है अभी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। ये है इंटीरियर, ये बाहर, तो इधर हम लेंगे इंटीरियर, ये है आउटसाइड द सेल। अब अंदर ये जो 3 साइड्स हैं इनसे बाइंड कर लेता है सोडियम, तो 3 सोडियम बाइंड हो जाते हैं। और जब 3 सोडियम बाइंड हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसकी एक और सब यूनिट है, वहाँ पर होगा ATP का हाइड्रोलिसिस और ADP बन जाएगा, एनर्जी लिबरेट होगी और इसके साथ जुड़ जाएगा फॉस्फेट बाय हाइड्रोलाइजिंग ATP। ADP बना, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ यहाँ पर और एनर्जी यील्ड हुई। अब इस एनर्जी को यूज़ करते हुए इसकी फॉस्फेट के अटैच होने पर ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है इसकी कन्फॉर्मेशन में आता है बदलाव और ये अब बाहर की तरफ खुल जाता है। जैसे ये बाहर की तरफ खुलता है तो ये जो इसकी कन्फॉर्मेशन है ये सोडियम को की बाइंडिंग को फेवर नहीं करती, तो सोडियम हो जाता है रिलीज़। 3 सोडियम रिलीज़ हो गए बाहर की तरफ और इसके साथ बाइंड करता है पोटेशियम। पोटेशियम आके बाइंड कर लेता है और जैसे ही पोटेशियम बाइंड करता है तो इसके साथ ये जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ था ये हो जाता है डिटैच, और जैसे ही डीफॉस्फोरिलेशन होता है तो ये वापस अपनी इस कन्फॉर्मेशन में आ जाता है और ये अंदर की तरफ खुल जाता है। ये वाली कन्फॉर्मेशन जब ये बाहर की तरफ खुला है तो ये फेवर करती है पोटेशियम की बाइंडिंग को, और जब ये अंदर की तरफ खुला है तो ये फेवर करती है सोडियम की बाइंडिंग को। तो इस तरह से ये लगा रहता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बाहर की तरफ खुलता है, अंदर की तरफ खुलता है। फॉस्फोरिलेटेड हो तो ये बाहर की तरफ खुल जाता है, डीफॉस्फोरिलेटेड हो तो अंदर की तरफ खुलता है। इन दिस वे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप्स
3 sodium outside and 2 potassium inside the cell। ये तो हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल। अब दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये है प्राइमरी एक्टिव। अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो यूज़ कर रहा है एटीपी हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी को, और वो जो एटीपी है वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं हाइड्रोलाइज हो रहा, वो कहीं और हाइड्रोलाइज हो रहा है, और इसके द्वारा बनाया गया ग्रेडियंट यूज़ हो रहा है दूसरे जगह पर। तो देखिए कैसे ग्रेडियंट बना रहा है। सोडियम पोटेशियम एटीपी लगातार सोडियम को बाहर फेंक रहा है, तो लगातार ये सोडियम के लेवल को रख रहा है लो सेल के अंदर। अब क्योंकि ये सोडियम के लेवल को लगातार लो रख रहा है अंदर की तरफ, तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सोडियम आया था, तो ये सोडियम ट्यूबुलर फ्लूइड में है, ये अंदर आने की कोशिश करेगा क्योंकि इसका ग्रेडियंट बन गया, और इसका होगा ग्रेडियंट बन गया तो ये आएगा एक कैरियर के थ्रू, और वो जो कैरियर है वो होगा एक या तो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, या सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, या फिर सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर, या सोडियम और लैक्टिक एसिड सिम्पोर्टर, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। इसके साथ जब 2 सोडियम बाइंड करते हैं और एक ग्लूकोज बाइंड करता है, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ खुल जाता है। इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, अंदर की तरफ खुल जाएगा ये, और ये रिलीज़ कर देगा 2 सोडियम को और एक ग्लूकोज को। अब इसने यूज़ किया सोडियम का वो ग्रेडियंट जिसको बनाया एस्टेब्लिश किया गया था सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के द्वारा, क्योंकि ये सोडियम को लगातार लो रख रहा है, तो उस ग्रेडियंट को यूज़ किया इस सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर ने। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, इट इज़ SGLT, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, SGLT यूज़ करता है इसको। तो ये हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो रहा है एटीपी का हाइड्रोलिसिस, ये हो रहा है यहाँ पर, और वो ग्रेडियंट यूज़ किया इसने। सो दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आगे हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ये क्या है? ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल है। ये सारे एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि जब कोई सेल लार्जर मॉलिक्यूल्स को अपटेक करता है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं, या तो वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर वो चैनल के थ्रू डिफ्यूज़ होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, या फिर वो कैरियर्स के थ्रू एंटर कर जाते हैं, या फिर वो पंप कर दिए जाते हैं। परंतु उनसे भी बड़े मॉलिक्यूल यदि हैं, लार्जर इन साइज, तो उनका होता है एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। और अच्छा, तो एंडोसाइटोसिस जो है मतलब एनगल्फ कर लेना किसी चीज़ को, इंटरनलाइज कर लेना एक लार्जर मॉलिक्यूल को सेल के द्वारा। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की बात कर लेते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, तो आप जानते हो कि हम जो भी हम डाइट लेते हैं, वो जब
इंटेस्टिन में जाती है, डाइजेस्ट हो रही है। और आपने सपोज डाइट में क्या क्या लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स लिए थे और आपने कुछ फैट लिया था, तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या हुआ, वो ग्लूकोज में टूट गए और ग्लूकोज को SGLT के थ्रू अपटेक कर लिया गया। लेकिन जो फैट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी फैटी एसिड लिए, तो वो क्या होंगे, वो सीधा डिफ्यूज़ हो जाते हैं इंटेस्टिनल मिकोसा सेल्स के अंदर। और फिर वहाँ से अब ये क्योंकि सोल्यूबल नहीं है ब्लड में, तो काइलोमाइक्रॉन्स उनको उठा के और ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैरियर की आवश्यकता होती है यहाँ पर, तो काइलोमाइक्रॉन्स उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे लीवर के पास। लीवर में फिर LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो फिर उन सभी मॉलिक्यूल्स को, लिपिड्स को कैरी करता है, थोड़ी देर के लिए ब्लड में सोल्यूबल बनाता है, जो भी उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो लीवर से सपोज हम LDL की बात कर लेते हैं, लीवर से LDL चला, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कोई लिपिड इसके पास है या फिर कोलेस्ट्रॉल है, तो वो इसके यहाँ पर है, क्योंकि अंदर इसका जो इंटीरियर है LDL का वो है नॉन पोलर और एक्सटीरियर है पोलर, तो ये बाहर की तरफ से वाटर में या फिर वाटरी प्लाज्मा में हो गया सोल्यूबल। तो अब ये लीवर से चलेगा और कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाएगा टारगेट सेल्स तक। हर सेल को आवश्यकता होती है कोलेस्ट्रॉल की, तो इस सेल पे, टारगेट सेल पे प्रेजेंट है रिसेप्टर्स LDL के, ठीक है। इससे बाइंड करेगा LDL बाइंड किया। अब क्या होगा, अब क्लैथरिन नाम का एक प्रोटीन यहाँ पर धंस जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ से। कौन सा प्रोटीन, क्लैथरिन। तो उस क्लैथरिन के कारण क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ धंस जाएगी, एक पिट बन जाएगी, पिट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर्स है, और क्या है, LDL है, और क्या है, और क्लैथरिन है। तो ये सारी चीज़ें अब क्या होंगी, ये एक वेसिकल के अंदर इंटरनलाइज हो जाती हैं। ये क्लैथरिन, ये हो गई क्लैथरिन कोटेड पिट, ये क्लैथरिन, ये रिसेप्टर LDL का, और ये इसके साथ LDL अटैच है। अब इसका हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगी। और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है, जब ये दोनों एंड्स मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद ये आपस में ऐसे मिल जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो जाती है इससे पिंच ऑफ, ठीक है। ये क्लैथरिन प्रोटीन, ये LDL रिसेप्टर, और ये LDL, ठीक है। अब क्या होगा, अब होती है अनकोटिंग। तो अनकोटिंग के दौरान क्लैथरिन निकल जाता है, और ये है एंडोजोम। इस वेसिकल का नाम है एंडोजोम। ये है क्लैथरिन, ये हुई अनकोटिंग। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्लैथरिन तो वापस चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिलो, यहाँ पर इसके आसपास। और जो एंडोजोम है ये फ्यूज़ हो जाती है लाइसोजोम से। जब ये लाइसोजोम से फ्यूज़ हो जाती है तो ये बना देती है हेटेरोजोम। हेटेरो यानी कि डिफरेंट, जोम यानी कि बॉडी, दो डिफरेंट बॉडीज़ फ्यूज़ करके हेटेरोजोम बनाती हैं। लाइसोजोम का pH होता है वेरी लो, और इसके पास होते हैं 45 से 50 तरह के एसिड हाइड्रोलेजेस, ऐसे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। तो हेटेरोजोम की फॉर्मेशन हुई, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये था LDL रिसेप्टर्स, और उसमें उनके साथ बाउंड है LDL। तो अब क्या होगा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इस LDL पे एक्शन करना शुरू करते हैं, और रिसेप्टर जो है ये अब इससे फ्री हो गए। तो रिसेप्टर एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, और इससे सभी रिसेप्टर्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए, और इससे एक और वेसिकल निकलती है, वो डिटैच हो जाती है रिसेप्टर्स को लेके। वो वेसिकल चली जाती है वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज़ हो जाती है। यह है रिसेप्टर रीसाइक्लिंग। रिसेप्टर रीसाइक्लिंग
रिसाइकलिंग हो गई, रिसेप्टर रिसाइकलिंग। इसके बाद क्या होगा, ये जो भी था मटेरियल LDL था वो हो चुका है डाइजेस्ट, ठीक है। और यदि कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती तो उसको एक्सोसाइटोज कर दिया जाता है, सेल से निकाल दिया जाता है, वो होता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके वेसिकल हो जाते हैं फ्यूज़, और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही रिलीज़ किए जाते हैं। उसमें क्या होगा, सेल के पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उससे पिंच ऑफ होके निकलते हैं प्रोटीन्स, इसमें फोल्ड हो जाते हैं वेसिकल में, और वो उसको फिर लेके जाती है गोल्जी अपरेटस तक। गोल्जी अपरेटस में उनकी होती है टारगेटिंग, और फिर गोल्जी अपरेटस से इससे भी वेसिकल निकल के फिर वो जाके फ्यूज़ हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और फिर वो एक्सोसाइटोसिस कर देती है। तो हमने देखा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एक होता है ट्रांससाइटोसिस, यदि सेल के एक सरफेस से एंडोसाइटोसिस हो, सपोज यही है वो सेल, इधर से एंडोसाइटोसिस हुआ और ये एंडोसाइटोसिस, फिर ये वेसिकल सीधे उसके दूसरे एंड पे जाके और एक्सोसाइटोज हो जाए, तो वो हो गया ट्रांससाइटोसिस, दैट इज ट्रांससाइटोसिस। अच्छा, ये जो एंडोसाइटोसिस है इसके टाइप है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी बोलते हैं, और पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्ट को अपटेक किया जाता है, और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड को, सेल के बाहर का जो भी है मटेरियल लिक्विड की फॉर्म में उसको अपटेक कर लिया जाए, तो वो हो गया पिनोसाइटोसिस। अब इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए इसको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रखा गया है। तो आज हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने सबसे पहले किया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें ATP हाइड्रोलाइज करके और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका एग्जांपल हमने पढ़ा सोडियम पोटेशियम ATPase की, कैसे वो ATP को हाइड्रोलाइज करके 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर उठा लेता है। ये लगभग हर सेल में, बहुत सारे सेल्स में सोडियम पोटेशियम ATPase पाया जाता है। न्यूरॉन्स में भी क्या होता है, जब कोई किसी न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है तो बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाता है डीपोलराइजेशन के दौरान, और रीपोलराइजेशन के दौरान बहुत सारा पोटेशियम बाहर लीक हो जाता है। यूजुअली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पोटेशियम हाई होता है, और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम अधिक होता है। और जब ये पोलैरिटी रिवर्स हो गई, डीपोलराइजेशन हो गया और रीपोलराइजेशन हुआ, तो फिर से उस सोडियम को जो एक्सेसिव फॉर्म में अंदर आ चुका है न्यूरॉन में, उसको बाहर निकाला जाता है, और पोटेशियम जो लॉस हो चुका है उसको वापस लाया जाता है। ये भी किया जाता है सोडियम पोटेशियम ATPase के द्वारा रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या क्या, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था कि जब ATP हाइड्रोलाइज हो रहा है कहीं और, लेकिन ट्रांसपोर्ट उसके द्वारा क्रिएट किए गए ग्रेडियंट को यूज़ किया जाता है किसी दूसरे मेम्ब्रेन पे, मतलब उसी सेल के दूसरे मेम्ब्रेन पे, जैसा कि PCT के केस में हमने देखा। तो दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फिर हमने पढ़ा ये एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ट्रांससाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के ही ये फॉर्म है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। इसके साथ ही ये टॉपिक ओवर होता है।